नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। रूस ने यूक्रेन के विद्रोही इलाकों को मान्यता दी, तनाव बढ़ा। यूक्रेन बोला रूस ने शांति वार्ता तोड़ी, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका बोले देंगे जवाब। यूपी में चौथे चरण का मतदान कल, अवध तराई की 60 सीटों पर नजर। शिमोगा में हिंसा जारी, घरों पर पथराव, हिजाब बैन को चुनौती देने वाली छात्रा के भाई पर हमला। और गोवा टीएमसी प्रमुख बोले मैं प्रशांत किशोर से निराश, नेताओं को लगा दिया किनारे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और उस समय विश्व की अगर सबसे बड़ी कोई खबर है तो वो है रूस और यूक्रेन के बीच में गहराता हुआ विवाद। जी हाँ, कल रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक ऐलान किया और कहा कि जो यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले जो 2 प्रांत थे, लुहांस्क और डोनेस्क, उसको उन्होंने स्वतंत्र देश माना है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस कानून पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो कि इन्हें स्वतंत्र देश मानता है। इसके बाद ये विवाद गहरा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से जो सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी हो रही थी, तो क्या वो इस चीज के लिए हो रही थी? क्या हम सब इंतजार कर रहे थे कि ये साइन व्लादिमीर पुतिन तब करेंगे उस कानून पर जब गोलाबारी हो रही थी? आपने देखा था कि किस तरीके से टैंक्स और हवाई जहाज का एक युद्धाभ्यास भी चल रहा था। तो क्या वो इसीलिए था क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को दस्तखत करना था उस कानून के लिए जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को एक स्वतंत्र देश मानता है? तो व्लादिमीर पुतिन की क्या ये एक षड्यंत्र था? और कुछ लोग कहें तो उनका ये मानना है कि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मान्यता दी है इन दोनों प्रांतों को जो कि यूक्रेन के हिस्से हैं। यूक्रेन के जो विद्रोही प्रांत हैं ये वो हैं और वहाँ के लोग वो रूस का समर्थन करते हैं, रशिया डे भी मनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और इसके पहले हमने ये भी देखा था कि मिसाइल्स भी छोड़े गए थे। तो क्या मिसाइल से इसलिए डराया जा रहा था ताकि इस कानून पर साइन किया जा सके? ये तमाम सवाल आज सबके सामने खड़े हैं। और ये जो ऐलान था, ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्टेट टेलीविजन पर आकर संबोधन किया और बताया, और साफ साफ उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि वो यूक्रेन को राष्ट्र नहीं मानते। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, यानी कि परमाणु बम बना रहा है। तो यानी कि उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के ये जो 2 प्रांत हैं, विद्रोही प्रांत लुहांस्क और डोनेट्स्क, उन्होंने रशिया ने उनको समर्थन दिया है। अब जो रशियन फोर्सेस हैं, यानी कि जो रूसी सैन्य बल है, वो अब इन दोनों देशों में जाएगा, अपने मिलिट्री बेस को एक्सपैंड करेगा और एक तरीके से रशिया ने उसको कैप्चर कर लिया है, ये दोनों प्रांतों को। अब ये समय एक बड़ी खबर है कि क्या होगा पूरे विश्व में कि अगर एक देश की सेना बल अगर जाकर दूसरे देश के 2 प्रांतों में अपना कब्जा करता है। आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे इन्वेजन कहेंगे, आप इसे कैप्चरिंग कहेंगे? तो आज रशिया पूरे विश्व की नजर में एक विलन की तरह नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेनाओं को एक दूसरे राष्ट्र के 2 ऐसे प्रांतों में जाकर जमा दिया है जो प्रांत अपने देश की प्रभुता को नहीं मानते हैं। तो इसलिए आज पुतिन पूरे विश्व में एक विलेन के रूप में नजर आ रहे हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में भी हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के संकट की। आपको मैंने बताया कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन इस समय पूरे विश्व की नजर में एक विलेन के रूप में नजर आ रहे हैं। तो उसको लेकर काफी विवाद गहरा गया है। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये मानना है कि यूक्रेन की संप्रभुता पर एक तरीके से रशिया ने हमला किया है। और इसको लेकर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर रशिया को करारा जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि ये मिन्स्क पीस अग्रीमेंट जो कि 2014 में साइन हुआ था, ये उसका उल्लंघन है। अब जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, तो उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे जो कि रशिया याद रखेगा। और उन्होंने कहा है कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको अपहोल्ड करना चाहिए था और वो रशिया ने नहीं किया है।
और हम इसको इंश्योर करेंगे कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है यूक्रेन की, उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो अपहोल्ड करे। और ये कैसे होगा? यूके ने कहा कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, और ये आर्थिक प्रतिबंध केवल डॉनबास और लुहांस्क में नहीं बल्कि पूरे रशिया में लगाया जाएगा। और इसको लेकर बोरिस जॉनसन ने भी ये कहा कि पुतिन कुछ ऐसे लोगों से इस समय घिरे हुए हैं जो कि उन्हें ये बता रहे हैं कि नहीं, उनका ये जो किया हुआ उठाया हुआ कदम है ये सही है, और ये एक मिसकैलकुलेशन है जो कि रशिया के लिए बैकफायर कर सकता है। अब उसमें क्या होगा अगर आर्थिक प्रतिबंध इस समय फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी, अगर ये तीनों देश एकजुट हो जाते हैं और ये तीनों पावर्स जो ताकत है विश्व की, अगर ये एकजुट होकर और आर्थिक प्रतिबंध लगाती हैं तो क्या होगा? रशिया को हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा ना फर्क पड़े, क्योंकि रशिया के इकोनॉमिक रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका जो रिपल इफेक्ट है, इसका एक असर है, वो विश्व के बाकी सारे देशों में पड़ेगा। और अगर असर पड़ेगा इसका जो आर्थिक सैंक्शंस का, तो क्या होगा? इससे महंगाई बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, फाइनेंशियल आर्थिक अफरा तफरी होगी, और ये चीज़ें चाहे वो बिलियनर हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो या फिर मिडिल क्लास हो, उन सब पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। और इसके एवज में रशिया क्या कर सकता है? रशिया ये कर सकता है कि जो नेचुरल गैस की जो सप्लाई है उसकी यूरोप को जो जाती है वो रशिया बंद कर सकता है, या फिर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खिलाफ साइबर अटैक्स कर सकता है। ये रशिया का आंसर हो सकता है। तो क्या अगर ये चीजें होंगी तो क्या हम संभवतः एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में सबको भरोसा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें यही कहा गया, और भारत जैसे देशों ने भी इस बात को कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे सर्वोच्च है, और इस पूरे विवाद का हल बातचीत से और कूटनीति से हमें निकालना चाहिए। लेकिन क्या रशिया मानेगा इस चीज को? क्योंकि रशिया के इंटरेस्ट का सवाल है। रशिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं, यूक्रेन के बॉर्डर एरियाज हैं, रशिया का ये मानना है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा न बनाया जाए, और अमेरिका और यूके का और जो पाश्चात्य देश हैं उनका ये मानना है कि इस तरीके से हम किसी देश को मना नहीं कर सकते। और रशिया ने ये कहा है कि अगर आपने यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया तो फिर वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इस सारे पूरे क्राइसिस के बीच में जो ये विवाद है ये काफी गहरा गया है। अब ये चीजें काफी बढ़ गई हैं आगे। क्यों? क्योंकि पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं उस कानून पर जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देते हैं। तो इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि आर्थिक सैंक्शंस अगर लगाए भी जाएंगे तो क्या रशिया को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? आर्थिक सैंक्शंस का अगर आप इतिहास उठाकर देख ले तो चाहे वो क्यूबा हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो, वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। तो ऐसे में इस विवाद का हल कैसे निकलेगा? सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के मतदान की, जो कि कल है, यानी कि 23 फरवरी के दिन चौथे चरण का मतदान होगा। इसमें 9 जिले हैं और लगभग 60 सीटें हैं, 49 सीटें बताई जा रही हैं। 624 उम्मीदवार इस चरण में उनका भविष्य तय होगा। और जो जिले जहां पर वोटिंग होगी वो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, ये वो सारे जिले हैं जहां पर वोटिंग होगी। 49 सीट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2017 में बीजेपी को 51 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 3, और अगर आप प्रधानमंत्री का जो पूरा कैंपेन देखें तो चाहे वो हरदोई हो, चाहे उन्नाव हो, उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर गहरा प्रहार किया। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये आतंकवादियों की पार्टी है। उन्होंने हरदोई की रैली में ये तक कह डाला और निशाना बनाया समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को, यानी कि साइकिल को, कि साइकिल का इस्तेमाल केवल आतंकवादी करते हैं। और अहमदाबाद ब्लास्ट से उसको जोड़ा कि देखिए किस तरीके से जो अभी अहमदाबाद कोर्ट जो ब्लास्ट हुए थे उसमें कोर्ट ने क्या कहा। उसमें उन्होंने सारे आतंकवादियों को 38 के 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई, और उस सारी चीजों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साइकिल का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, गरीबों का की सवारी है साइकिल, और राष्ट्र की गरिमा है और उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। तो इस बीच में प्रधानमंत्री का जो ये पूरा कैंपेन था कि समाजवादी पार्टी एक आतंकी पार्टी है, आतंकवाद को फैलाती है, तो एक तरीके से वो खास समुदाय को यहाँ पर टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं।
अब बीजेपी ने 2017 में 51 सीटें जीती थी, लेकिन जिस तरीके की लहर इस समय पूरे अवध और तेराई रीजन में देखी जा रही है, जो कि सपा के साथ जाती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में कितना वोट शेयर बीजेपी का गिरेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी अपने 2017 के करिश्मे को दोहरा पाएगी या फिर उसकी वोट बैंक में समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा दी है या लगा चुकी है, इसका फैसला होगा 10 मार्च को। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं शिमोगा में, जहां पर काफी हिंसा और पथराव की खबरें आ रही हैं। कल आपने देखा था कि 23 वर्ष के एक बजरंग दल कार्यकर्ता को किस तरीके से चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई थी, और उस मामले में 6 लोगों को अरेस्ट किया है, 12 से पूछताछ चल रही है। और इस मामले में हिंसा काफी बढ़ गई है, घरों पर पथराव है, कर्फ्यू के टाइमिंग्स को बढ़ा दिया गया है, सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक, तो कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन ऐसे में बार बार इन चीजों को हिजाब का जो विवाद है उससे बार बार जोड़ा जा रहा है। और हिजाब की जो एक केस में जो एक याचिका करता है हजरा शीफा, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भाई पर संघ परिवार के गुंडे उन्होंने अटैक किया, उनके भाई जिसका नाम सैफ है, और उनको अटैक किया, उसको मारा पीटा, उनके घर की जो प्रॉपर्टी थी उसको डैमेज किया, उसको नष्ट किया। और आज सैफ जो हजरा शीफा का भाई है वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। और हजरा शीफा का ये कहना है कि उनके भाई पर इसलिए हमला हुआ है क्योंकि आज वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रही है। उनका मौलिक अधिकार है कि वो हिजाब पहने, ये उनका रिलीजियस राइट है, रिलीजियस फ्रीडम है। और क्योंकि आज वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए खड़ी हुई है, इसलिए वो चीज संघ परिवार को नहीं पसंद आ रही है, और इसीलिए संघ परिवार के गुंडों ने उनके भाई के ऊपर हमला किया है। तो इसको लेकर तमाम विवाद है, लेकिन क्या ये चीज हिजाब विवाद से जुड़ी हुई है, इसको लेकर छानबीन चल रही है। और जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि हिजाब से इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे थे, अभी हाईकोर्ट की हियरिंग आज खत्म हुई है, तो इसको देखना होगा कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक अच्छा खासा विवाद वहां पर खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, और उसको पहनने के फेवर में मुसलमान लड़कियां खड़ी हो गई थी कि नहीं, हिजाब पहनना उनका एक राइट है। इसको लेकर एक दंगा पूर्ण स्थिति कर्नाटका में बन गई है। लोग उसको यूपी के चुनाव से भी जोड़ रहे हैं कि हिजाब के विवाद को जिंदा इसलिए रखा जा रहा है ताकि ध्रुवीकरण कराया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि कर्नाटका को क्यों चुना गया, कर्नाटका में हिजाब को लेकर जो विवाद है क्या वाकई में वो यूपी के चुनाव पर असर डालेगा, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे केस में किस तरीके से बजरंग दल के एक्टिविस्ट को मारा गया है, ये अपने आप में बहुत ही कंडेमनेबल एक इंसिडेंट है। लेकिन एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है, जिस तरीके से मुसलमान समुदाय को अटैक किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसी का एक रिएक्शन हो कि गुस्से में आकर बजरंग दल के लोगों को मार दिया गया है, उसका ये एग्जाम्पल है। लेकिन इस पर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि अभी छानबीन चल रही है। देखना ये होगा कि क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आता है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं गोवा के तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख किरण कांडोलकर की। उन्होंने ये कहा है कि वो प्रशांत किशोर से बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने गोवा में उनका साथ नहीं दिया, और उन्होंने जो तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका साथ छोड़ दिया। यानी कि वो एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर उनकी मदद करते तो शायद तृणमूल कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन गोवा में कर सकती थी। अब ये जो रिफ्ट देखी जा रही है, यानी कि जो एक खाई जो नजर आ रही है, आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो प्रशांत किशोर की कंपनी है पोल स्ट्रैटेजी की, और तृणमूल के बीच में वो एक रिफ्ट सा नजर आ रहा है, खाई सी नजर आ रही है। और तृणमूल ने एक गठबंधन किया था महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साथ गोवा में, लेकिन ये बातें, ये जो खाई है, ये तब सामने आई जब जो मेघालय के जो पूर्व सीएम हैं मुकुल सांगमा और जो गोवा के पुराने सीएम हैं कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे लुजिनो फिलेरो, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि प्रशांत किशोर ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, और उसके बाद फिर वो लोग पार्टी छोड़कर चले गए। यानी कि तृणमूल के मुंह पर जो तमाचा लगा है, एक तरीके से किरण कांडोलकर ये कह रहे हैं कि उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है बल्कि प्रशांत किशोर हैं। अब ऐसे में क्या प्रशांत किशोर ममता बनर्जी से अपनी दूरी बनाएंगे? क्या तृणमूल से वो दूरी बनाएंगे? क्या ममता बनर्जी ये होने देंगी? क्योंकि उनको प्रशांत किशोर का साथ चाहिए, केवल अभी ही नहीं, जबकि पश्चिम बंगाल का चुनाव उन्होंने प्रशांत किशोर की मदद से जीता, लेकिन 2024 में जो उनके नेशनल एम्बिशंस हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी सपना देख रही हैं, तो क्या वो प्रशांत किशोर से छुटकारा
ले पाएंगी, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से किरण कांडोलकर ने खुलकर आकर बोला है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं है तृणमूल कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच। ममता बनर्जी हो सकता है उसमें लीपापोती कर ले, लेकिन जो स्टेट यूनिट के जो लीडर्स हैं वो प्रशांत किशोर से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जो 2024 का सपना है ममता बनर्जी का, वो बिना स्टेट लीडर्स के खुश हुए क्या वो पूरा हो पाएगा, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है तृणमूल कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच में। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।